सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान की। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में ट्राई, और आपके जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही हम लोग, आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही हम लोग कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो वेक्टर्स ए और बी का परिणामी जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें कुछ हमारे स्पेशल कंडीशंस आती हैं, कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं? देखो, नंबर 1, अगर ए व बी दोनों वेक्टर्स के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण, मतलब ए और बी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल अगर बना रहे होंगे तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा भाई? इस केस में थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने से आर का जो मान आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। थीटा 90 हो गया, और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि r इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 का मान, क्योंकि हम जानते हैं कितना होता है, कॉस 90 0, तो 2ab 0 इंटू 0। ठीक है, तो 0 होने से ये वाला जो पूरा टर्म है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और r इज इक्वल टू रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब होगा? जब ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। एक और केस इसमें आता है, एक और केस इसमें हम डिस्कस करते हैं। वो है सेकंड केस, यदि ए व बी के बीच का कोण कोण 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब एक साथ, एक के ऊपर एक सदिश, मतलब एक ही लाइन में, एक ही रेखा में, जिसको हम समांतर सदिश भी कह रहे थे वो हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख देने से हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 0। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर क्या जाएगा? ए प्लस बी। यानी कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर दो सदिश, दो वेक्टर्स एक दूसरे से 0 डिग्री के एंगल पे हैं तो उनका जो परिणामी होगा जस्ट उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करने से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? या इसको इसी अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया जाए तो ऐसे लिख देंगे आर का परिणाम बराबर ए का परिणाम प्लस बी का परिणाम। बात एक ही है, बात जो है वो एक ही है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। एक को थोड़ा घुमा करके लिख दिया है और एक को हमने डायरेक्टली लिख दिया है। थर्ड केस है भाई, थर्ड केस को आप खुद से आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ थर्ड केस में क्या होता है। थर्ड केस में ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हो, है ना? तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे। कॉस 180 जो है वो -1 होता है ना? तो फिर -2ab हो जाएगा, -2ab तो a माइनस बी आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी कब? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्पेशल केसेस हैं हमारे पास। इन स्पेशल केसेस को हम लोग यूज करेंगे अभी अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस पे। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पर। आइए क्वेश्चन लिखते हैं एक। निम्न में से कौन सा जोड़ा 2 न्यूटन का परिणामी बल नहीं बना सकता? ए, बी, सी, डी। 2 न्यूटन and 2 Newton, 1 Newton and 1 Newton, 1 Newton and 3 Newton, 1 Newton and 4 Newton। इन चारों में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो परिणामी बल 2 न्यूटन नहीं बना सकता? चलिए सोचिए जरा, सोचते हैं वन बाय वन। परिणामी क्या हो सकता है भाई? मैक्सिमम। आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम जो वैल्यू आएगी वो यही तो आएगी, ए प्लस बी। और आर की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो यही तो आएगी, ए माइनस बी, है ना? यही तो होगा। मैक्सिमम बल जो होगा वो ए प्लस बी होगा और मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, है ना? या फिर बी माइनस ए, जो बड़ा होगा। तो अधिकतम वैल्यू क्या बना सकते हैं, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या बना सकते हैं, ए माइनस बी। ये चीज ध्यान रखेंगे, नोट दिस थिंग डाउन। यानी कि बात करें अभी जो हमने चीज पढ़ी, ये वाला और ये वाला केस जो है, ये वाला और ये वाला केस जो है, ये दोनों के दोनों किस केस के लिए है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, जब 0 डिग्री का कोण रहेगा तो मैक्सिमम एंगल रहेगा, और जब 180 का रहेगा तो मिनिमम मैग्नीट्यूड रहेगा, यानी कि कम से कम परिणाम रहेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इन सभी को। सबसे पहले बात करते हैं 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो आर मैक्स आएगा इनके लिए 2 प्लस 2 मतलब 4, और आर मिनिमम की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 2 माइनस 2 मतलब 0। ऐसा ही नेक्स्ट केस में देखिए, यहाँ पर जो आर की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 1 प्लस 1 2, और परिणामी की जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो आएगी 1 माइनस 1 0। ऐसा थर्ड केस देखिए, यहाँ पर अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 1 प्लस 3 दैट इज 4, एंड मिनिमम वैल्यू 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 कह लीजिए, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, इसीलिए मैंने b माइनस ए भी बोला था, है ना, 2। और r मैक्सिमम 1 प्लस 4 दैट इज 5, और r मिनिमम 4 माइनस 1 दैट इज 3 न्यूटन। तो जो बल निकल के आ रहे हैं मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये आ रहा है r मैक्सिमम, और ये आ रहे हैं r मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो मैं व्हाइट कलर से आपको शो कर रहा हूं, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हम ये येलो कलर से देख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कि कौन सा बल जो है, कौन सा जोड़ा जो है 2 न्यूटन का परिणामी बल नहीं बना सकता? सोचिए। देखो और ढंग से समझते हैं इसको। ए वाला जो बल है इसकी अधिकतम वैल्यू जो है 4 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 हो सकती है।
मतलब ये 4 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं। बी वाला जो है इसकी अधिकतम वैल्यू जो है वो 2 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। सी वाला जो है इसकी अधिकतम वैल्यू 4 होगी, 4 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन है, ओके, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 न्यूटन होगी। डी वाला जो है इसकी अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 5 न्यूटन एंड मिनिमम वैल्यू इज 3 न्यूटन। तो 2 न्यूटन कहां पर नहीं आएगा? देखो 0 से 4 के बीच में 2 आएगा, मतलब ये बना सकता है। 0 से 2 के बीच में तो 2 आ ही रहा है, 2 से 4 के बीच में भी 2 आ रहा है, 3 से 5 के बीच में 2 नहीं आएगा ना, 3 से छोटा बल ये नहीं बना सकता। मिनिमम कितना है इसका? 3 है, 3 से बड़ा ही बनाएगा, तो 2 वाला ही, 2 न्यूटन का बल ये नहीं बना सकता, इसीलिए आपका आंसर रहेगा डी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो बलों का परिणामी, दो बलों के लिए, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, या फिर दो सदिश कह लीजिए। दो सदिशों के लिए जो उनका आर मैक्स, मतलब अधिकतम जो परिणामी आ सकता है वो आ सकता है 17 यूनिट, एवं जो आर मिनिमम है उनकी वैल्यू है 7 यूनिट, 7 इकाई, 7 मात्रक, ठीक है। यदि ये सदिश एक दूसरे से समकोण पर स्थित हों तो इनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट होगा। क्या पूछा गया हमसे? हमसे ये पूछा गया, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी, इनका जो परिणामी है हमको नहीं पता, इनका जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, वो हमको नहीं पता। बेसिकली हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इनका जो परिणामी है आर, इनका जो परिणामी है आर, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये कितना हो, ठीक है। इसके लिए हमें क्या दे रखा है? दिया है कि जो आर मैक्स है वो 17 इकाई है, 17 यूनिट्स है, और आर मिनिमम जो है वो 7 इकाई यानी कि 7 यूनिट्स है। आपको पता है कि आर मैक्सिमम जो है ए प्लस बी के बराबर होता है और आर मिनिमम जो है ए माइनस बी के बराबर होता है ना, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए, इनको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा 2a और 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। मतलब कि हमें सीधा सीधा वैल्यू मिल रही है, हमें सीधा सीधा मान मिल रहा है किसका? a इज इक्वल टू 12 इकाई। इसी प्रकार b भी मिल जाएगा आपको, 12 इकाई है तो आप जानते हैं ये 12 प्लस b इज इक्वल टू 17 है, हमको दे रखा है, तो b कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है यहाँ से। इसी प्रकार b का जो परिमाण होगा वो होगा 5 इकाई, ठीक है। ये दो बातें समझ में आ गई।
ए का परिमाण 12 इकाई, बी का परिमाण 5 इकाई। ठीक, अब आगे की बात जो है, हमसे क्या पूछा गया है, आर पूछा गया है, आर का परिमाण। तो चलिए आर निकालते हैं। आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और जैसे ही कॉस थीटा लिखते हैं हमारे दिमाग में आता है कि थीटा हमको दिया हुआ है 90 डिग्री। कहाँ दिया हुआ है? दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर है? समकोण पर। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो चलिए वैल्यूज को पुटअप करते हैं। a इज 12, 12 का स्क्वायर, b इज 5, 5 का स्क्वायर, 2a हो गया 12 और b हो गया 5, 5 और कॉस थीटा इज कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या बताया भाई? 0। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 और कॉस 90 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की गुणा हो जाएगी 2, 12 और 5 के साथ। तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 169, 169, जहां से कि हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि 13 यूनिट्स आएगा। तो ये कैलकुलेशन मैं स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज पुटअप करना। आर का जो मान आएगा वो आएगा 13 इकाई, और यही हमको निकालना था। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्टीन यूनिट्स। नोट डाउन कर ले। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। ठीक, और पिछले भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ये दिया हुआ है तो आपको थीटा ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है पहले। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दो सदिश हैं, और दोनों सदिशों का जो योगफल आ रहा है वो आ रहा है, दोनों सदिशों का जो योगफल होगा वो होगा, दोनों सदिशों का जो योगफल होगा उसका परिणामी जो है वो दोनों सदिशों के अलग अलग परिणामी के अंतर के बराबर है। माइनस लगा हुआ बीच में, दैट इज डिफरेंस। तो हमको दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन को किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोनों सदिश का परिणामी दोनों सदिशों का योगफल मतलब आर की बात हो रही है। तो आर का फॉर्मूला हम जानते हैं, आर का फॉर्मूला हम जानते हैं। अब ये जो क्वेश्चन में बात लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? आर का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ए प्लस बी मतलब क्या है? आर, और वेक्टर ए का जो मॉड है उसका मतलब होता है ए, और बी का जो मॉड है उसका मतलब होता है बी। मतलब क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्यूशन अपना करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, दोनों साइड का वर्ग करेंगे हम, दोनों साइडों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। थीटा, तो इधर का स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, इधर आया अपना माइनस 2ab और इधर आया 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अभी कंटिन्यू रहेगा क्वेश्चन। फर्दर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ से 2ab अपॉन 2ab, इससे कैंसिल आउट होता है। कॉस थीटा की वैल्यू आती है -1
और कॉस थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पर होती है आप जानते हैं, कॉस 180 पर। -1 कॉस 180 जो होता है वो भी -1 होता है। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। समझ में आया? तो दोनों सदिशों के बीच में जो कोण है वो 180 डिग्री का कोण है। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसे। ये सारी चीजें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों को हम लोग बात करें अगली क्लास, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं, इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो चलिए एक बार चलते चलते इसका रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का। हमने चैप्टर में बात करी थी वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये हमारा रिवीजन चल रहा है, इसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस का पहले रिवीजन करा। डायमेंशनल एनालिसिस का रिवीजन करने के बाद हम लोग आए हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे। और फिर हमने डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण के अलग अलग क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर करें। इसमें हमने और क्या क्या पढ़ा, डायमेंशनल एनालिसिस के साथ हमने सार्थक अंक, राउंडिंग ऑफ यानी कि सन्निकटन पढ़ा। उसके बाद हम अगले चैप्टर यूनिट्स जो है वेक्टर्स के ऊपर आए। वेक्टर्स में हमने सबसे पहले समझा कि सदिश होते क्या हैं, वेक्टर्स होते क्या हैं, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है, अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स हमने समझे। फिर हमने देखा कि वेक्टर्स को जोड़ा किस प्रकार से जाता है, दो सदिशों को। इनको हम नॉर्मली जैसे हम मैथ्स में जोड़ते हैं, बीजगणित में जोड़ते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते। जो नियम होते हैं इनके लिए वो देखें, जैसे त्रिभुज नियम से इनको जोड़ते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम से इसको जोड़ते हैं। और फिर हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी के सभी जो भी जितने भी ये वेक्टर्स के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिले है ना, पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं पिछले सालों में आप देखो कि ये वेक्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और उनको आप करने की कोशिश करो, उनमें जो जो चीज़ें अब तक बताई गई हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करो। अभी पूरी सारी चीज़ें नहीं बता पाए हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो बता दी हैं, लेकिन यहाँ रिवीजन में अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, उनको हम अगली कुछ क्लासेस में कवर करेंगे। तो यहाँ तक कि आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उनको ज़रूर से कीजिए। और आपके जो स्कूल के पेपर्स हैं आपको जो मिलते हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा और अन्य एग्ज़ाम्स के जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी आप देखिए कि वेक्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनको भी करने की कोशिश कीजिए। उससे होगा क्या, उससे आपको पता लगेगा कि वेक्टर्स वाला जो टॉपिक है वो आपको कितना क्लियर है और उसके क्वेश्चंस आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।